जुनून एपिसोड 111। अब तक आप लोगों ने सुना, वाइफी मुझे इतना प्यार करती है, मेरे लिए यही काफ़ी है। और फिर सभी लोग हवेली के पीछे वाले मैदान में आते हैं जहां पर एक चौपर खड़ा था और गांव की आधे से ज़्यादा भीड़ वहां पर आई हुई थी, क्योंकि गांव के लोग पहली बार चौपर को इतने करीब से देख रहे थे। गांव में से किसी ने भी आज तक कभी प्लेन से ट्रैवलिंग नहीं की थी और उनके गांव में चौपर आना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर प्रेम और मन्नत चौपर में बैठकर दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अब आगे विजय का कमरा। नैना को अपने सामने दो बड़े बड़े बैग देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नैना उन बैग को उठाकर बेड पर रखती है और फिर उन्हें खोलकर देखी है तो सच में विजय ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और ये सब देखकर नैना को बहुत गुस्सा आता है। नैना का मन कर रहा था कि सारे सामान को ना पूरे कमरे में बिखर दे, लेकिन नैना गहरी सांस लेकर आंखें बंद करके अपने आप को शांत करती है और विजय का सारा सामान उसके बैग से निकलकर वापस अलमारी में रख देती है। जो सामान कमरे में जहां जहां पर रखा था उसे सामान को वहां वहां पर रख देती है। सारा सामान लगाने के बाद नैना अपने दोनों हाथों को झड़ते हुए बिस्तर पर एक गहरी सांस लेकर बैठ जाती है और फिर पूरे कमरे को देखती है जो बिल्कुल पहले जैसा लग रहा था। फिर नैना बिस्तर पर लेटकर बोलती है, जब से शादी हुई है तब से कुछ ज्यादा ही हुक्म चलाने लगे हैं और गुस्सा गुस्सा तो हर वक्त अपनी नाक पर लेकर घूमते हैं। मुझे तो लगा था सिर्फ प्रेम भैया को ही गुस्सा आता है, लेकिन नहीं, मेरे वाले भी काम नहीं है। वैसे तो गुस्सा करके अपनी हर बात मनवा लेते हैं, लेकिन कल रात क्या हो गया। नैना सोच ही रही थी कि तभी कोई दरवाजा खटखटा है। नैना दरवाजा खोलती है तो एक सर्वेंट बोलता है, मैडम प्रेम सर आ गए हैं। नैना खुशी से उछलते हुए बोलती है, क्या सच में भाई और भाभी आ गए हैं। सर्वेंट, जी मैडम और सर हाल में बैठे हैं, आपको भी वही बुला रहे हैं। नैना खुशी से हॉल की तरफ भागती है और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरती है, लेकिन तभी नैना का एक पैर फिसल जाता है और नैना का बैलेंस बिगड़ता है। लेकिन नैना गिरती उससे पहले ही नैना किसी के मजबूत कंधों को पकड़ लेती है। नैना सामने देखती है तो प्रेम अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लिए नैना के सामने खड़ा था। नैना जल्दी से प्रेम के सीने से लग जाती है। भाई आई रियली मिस यू सो मच। प्रेम भी नैना को अपने सीने में छुपा लेता है। तभी मन्नत की आवाज आती है, नैना तुम ठीक तो हो ना, आराम से चला करो। नैना प्रेम से अलग होकर मन्नत के गले लगाते हुए बोलती है, आई रियली मिस यू टू। नैना की बात सुनकर मन्नत भी मुस्कुरा देती है और बहुत ही प्यार से बोलती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और फिर नैना मन्नत और प्रेम तीनों ही हाल में आकर बैठ जाते हैं और तभी मन्नत नैना को बोलता है, और विजय कहाँ है, क्या विजय ऑफिस चले गए। मन्नत की बात सुनकर नैना को विजय का ख्याल आता है। नैना प्रेम की तरफ देखती है और गुस्से में प्रेम के सामने हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। प्रेम बिना किसी भाव के नैना को देखकर बोलता है, ऐसे मत देखो बच्चा, मैंने जो किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। उन्होंने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। उन्होंने मुझे धमकी दी थी आपको जान से मारने की। तभी प्रेम और नैना को मन्नत की हैरानी भरी आवाज सुनाई देती है, क्या आप दोनों क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शादी किसकी शादी, कौन सी शादी, जबरदस्ती शादी। नैना तुमने शादी कर ली। नैना गुस्से में प्रेम को देखते हुए बोलती है, भाभी ये बात तो आप अपने दोस्त विजय और अपने पति से पूछिए। मन्नत हैरानी से प्रेम को देखने लगती है, वाइफी मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा, अभी मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना है। रुकिए सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन प्रेम मन्नत की बात को इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। नैना रहने दीजिए, भाभी भाई नहीं रुकेंगे, क्योंकि जब भी वो ऐसी सिचुएशन में फंसाते हैं तो बिना कुछ कहे ऐसे ही पतली गली से निकल जाते हैं। मन्नत तो ठीक है नैना, तुम मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। नैना हाँ, मैं अपनी गर्दन हिला देती है और फिर दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। नैना सब कुछ मन्नत को बता देती है, लेकिन नैना सिर्फ विजय की सारी बातें मन्नत को बताती है, अपनी कोई भी बात मन्नत को नहीं बताती। सारी बातें सुनने के बाद मन्नत हैरान होकर बोलती है, क्या विजय ने ऐसा किया, मुझे यकीन नहीं होता। मैं विजय को बचपन से जानती हूँ, विजय ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कोई और बात है, कुछ ना कुछ बात जरूर है। मुझे विजय से बात करनी होगी। अब नैना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, क्योंकि नैना ने मन्नत को आधा अधूरा सच बताया था। मन्नत को गुस्से में देखकर नैना अपने मन में बोलती है, मिस्टर हसबैंड जी अब अपने दोस्त के गुस्से को झेलने के लिए तैयार रहना। फिर नैना अपनी आंखों में झूठे आंसू लाकर बोलती है, पूरे टाइम मुझ पर हुक्म चलाते रहते हैं, मुझे अपने सारे काम भी करते हैं,
और पता है भाभी, जब कल रात मैंने उनका काम करने से मना कर दिया तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया और ना ही सुबह नाश्ता किया। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप चंपा आंटी से पूछ सकती हैं। तभी चंपा बाई मन्नत के लिए पानी लेकर आते हैं तो नैना चंपा बाई को बोलता है, आंटी बताइए क्या कल रात उन्होंने खाना खाया था। तभी चंपा बाई भी थोड़ा परेशान होकर बोलती है, हाँ बिटिया, पता नहीं विजय बेटे को किस बात से इतना गुस्सा है, ना तो कल रात उन्होंने खाना खाया और ना ही सुबह ब्रेकफास्ट किया। मन्नत गुस्से से बोलता है, ठीक है, आने दो, आज शाम विजय को मैं उससे बात करती हूँ। तभी नैना बोलती है, वो नहीं आएंगे भाभी, शाम को उनका असिस्टेंट आएगा उनका सामान लेने के लिए। चंपा बाई, हाँ बिटिया, विजय बेटा ने सुबह ही कहा था कि वो अब से अपने फ्लैट पर रहेंगे और शाम को उनका असिस्टेंट आएगा जो उनका सामान लेकर जाएगा। मन्नत, अच्छा ये बात है, ठीक है, तो शाम को विजय के असिस्टेंट को ही आने दो, फिर देखते हैं। इतना बोलकर मन्नत भी अपने कमरे में चले जाती है और नैना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। नैना अपने मन में बोलती है, तो मिस्टर हस्बैंड, बहुत शौक चढ़ा था ना आपको मुझ पर हुक्म चलाने का, शाम को मिलते हैं आपसे। फिर नैना भी मुस्कुराकर अस्पताल के लिए निकल जाती है। एक बड़ा सा मीटिंग हॉल था जिसमें शहर के जाने माने बिजनेसमैन बैठे हुए थे और तभी वहां पर प्रेम आता है तो सभी लोग प्रेम को देखकर खड़े हो जाते हैं। प्रेम एटीट्यूड के साथ अंदर आता है और हेड चेयर पर जाकर पर पैर रखकर बैठ जाता है और प्रेम के एक साइड कुणाल खड़ा होता है और एक साइड जियान। प्रेम टेबल पर रखे पेपरवेट को घुमाते हुए बोलता है, क्या बात है, एक इंसान ने तुम लोगों को इतना परेशान कर दिया कि तुम्हें मेरी याद आ गई। तभी एक बिजनेसमैन बोलता है, यश मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि इस आदमी ने हम सबको परेशान कर दिया है और हम इस आदमी से डील नहीं कर सकते। 3 साल पहले तक इसका नामोनिशान नहीं था और 3 साल में ना जाने कहाँ से आ गया है। कौन है, कैसा दिखता है, कोई पहचान कोई निशानी कुछ पता नहीं उसके बारे में, लेकिन हम सबके बिजनेस की उसने वॉट लगा दी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा बिजनेस बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। बाकी सभी बिजनेसमैन भी उसे आदमी की हाँ में हाँ मिलते हैं और तभी दूसरा आदमी बोलता है, 1 साल पहले तक भी उससे कोई परेशानी नहीं थी, हम लोग उससे आराम से डील कर लेते थे, लेकिन पिछले 1 साल में तो उसने हमें बिल्कुल बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है और अब आपको ही सब कुछ ठीक करना होगा मिस्टर सिंघानिया, वरना हम तो डूबेंगे ही, लेकिन हमारे साथ साथ आप भी डूबेंगे। तभी प्रेम अपनी आंखों में जलते हुए अंगारे लेकर बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, प्रेम सिंघानिया को कोई डूबा सके ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। प्रेम सिंघानिया वो सैलाब है जो सब कुछ बहा ले जाता है, लेकिन उसे कोई बहा नहीं सकता और न ही उसे अपने काबू में ला सकता है। प्रेम की इतनी सर्द आवाज सुनकर वहां का माहौल एकदम ठंडा और बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर प्रेम अपनी आंखें बंद करके खुद को थोड़ा शांत करता है और फिर आंखें खोलकर बोलता है, और रही बात डायमंड किंग वीएम की, उसे मैं संभाल लूंगा। इतना बोलकर प्रेम उस मीटिंग हॉल से बिना किसी से कोई बात करे या उनकी कोई बात सुनी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ 40 माले की एक शानदार बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के एक आलीशान केबिन में एक आदमी अपनी चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और अपने फोन पर उसे हाल की मीटिंग को लाइव देख रहा था और उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नैना ने अभी अभी एक बहुत बड़ी सर्जरी करी थी, इसीलिए नैना अपने केबिन की चेयर पर आराम से पूरी तरह से लेटी हुई थी। तभी नैना का फोन रिंग करता है और नैना के फोन पर किसी अननोन पर्सन का कॉल आता है। नैना अनजान नंबर देखकर फोन को कट करके साइड में रख देती है और वापस से अपनी चेयर से अपना सर टिका लेती है और थोड़ी देर बाद में नैना का फोन फिर से बजने लगता है तो नैना कुछ सोचकर फोन उठा लेती है। नैना फोन उठाकर कान पर लगती ही है कि सामने से एक गुस्से भरी आवाज नैना को सुनाई देती है। अपने पति के लिए कफन खरीदने गई थी क्या, जो फोन नहीं उठा रही थी? नैना, क्या बकवास कर रहे हो, तुम जानती भी हो किससे बात कर रहे हो? आदमी, अच्छा तो तुझ में भी तेरे पति की तरह अकड़ भरी हुई है। सुन, समझा अपने पति को वरना जान से जाएगा। सुन, उसको बोलना मुंबई के माफिया विजू भाई का फोन आया था और उसने बोला है कि जो अपनी कंपनी दिल्ली में खोल रहा है उसका काम अभी के अभी बंद कर, वरना। इतना बोलकर वो आदमी शांत हो जाता है और फिर एक बद्दी सी हंसी हंसते हुए बोलता है, सुना है तू बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ी डॉक्टर भी है, तो तू विजू भाई के अड्डे पर ज्यादा अच्छी लगेगी। रात में विजू भाई के बिस्तर को गर्म करना और सुबह में जितने भी मेरे आदमी टूटे फूटे आते हैं उनकी मरहम पट्टी करती रहना। फिर वो आदमी फिर से गुस्से में बोलता है,
इसीलिए बोल रहा हूँ, समझा अपने पति को कि अभी के अभी कंपनी का काम बंद कर दे, वरना उठा लेंगे तुझे तेरे ही अस्पताल से। इतना बोलकर वो आदमी तो फोन रख देता है, लेकिन नैना अंदर तक डर जाती है। नैना को अब विजय के लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था। दूसरी तरफ मन्नत अपने कमरे में बैठे हुए हैं, अर्चना की बातों के बारे में सोच रही थी। नैना सोचते हुए एकदम से खुद से बोलती है, दीदी ने ऐसा क्यों बोला कि मेरी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो गई है। मैंने उनकी जिंदगी खराब कर दी है, मेरी वजह से उनका घर टूट गया। आखिर दीदी के साथ हुआ क्या है? कहीं पतिदेव ने तो उनके साथ कुछ नहीं 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 तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। मन्नत, पतिदेव क्यों उनके साथ कुछ करेंगे? लेकिन मुझे पता करना होगा कि आखिर अर्चना दीदी के साथ हुआ क्या है। एपिसोड 112। अब आगे। विजय अपने केबिन में बैठकर काम कर ही रहा था कि तभी कोई विजय के केबिन के दरवाजे को खटखटाता है और विजय के चेहरे पर एक न दिखने वाली मुस्कान आ जाती है। विजय बिना दरवाजे की तरफ देख बोलता है, कम इन। और तभी एक 5 फुट 11 इंच का लड़का अंदर आता है, जिसकी भूरी आंखें, सुनहरे बाल और चेहरे पर हल्की सी पर अच्छे से सेट की गई दाढ़ी थी और उसे लड़की ने भी 3 पीस सूट पहना हुआ था। लड़का देखने में भी काफी गुड लुकिंग था और उसकी बॉडी भी अच्छी खासी बनी हुई थी। ये था विजय का असिस्टेंट देव खुराना, जो आज सुबह ही काशी से अपना सारा काम खत्म करके दिल्ली आया था। देव सर, लेडी बॉस ने सामान देने से मना कर दिया है और उन्होंने शाम को आपको मन्नत विला बुलाया है। और सर, आपके कहने पर हम मैडम के फ़ोन को भी टेप कर रहे थे। आज दोपहर 2:30 बजे के करीब उनके फ़ोन पर किसी प्राइवेट नंबर से कॉल किया गया था। वो नंबर मैडम के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी का भी नहीं था और जब हमने उस नंबर के बारे में पता किया तो वो कॉल मुंबई से आया था। लेकिन अभी तक कॉल किसने किया था ये हम पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन जल्द ही पता लगा लेंगे। देव की बात सुनकर विजय की आईब्रोज आपस में जुड़ जाती हैं। विजय कुछ सोचता है और फिर देव की तरफ देखकर बोलता है, ठीक है, एक काम करो, अपनी लेडी बॉस की सिक्योरिटी और बढ़ा दो। 4 से 5 ट्रेन बॉडीगार्ड हॉस्पिटल के बाहर होने चाहिए और 5-6 बॉडीगार्ड हॉस्पिटल के अंदर। इतना बोलकर विजय अपनी कुर्सी से उठ जाता है और चेयर से अपना कोट उठाता है और लैपटॉप का बैग लेकर अपने केबिन से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद विजय और प्रेम की कार मन्नत विला के सामने आकर रुकती है। विजय और प्रेम दोनों ही अपनी कार की ड्राइवर सीट पर बैठे हुए थे और दोनों के ही चेहरे पर एक दूसरे को देखकर शैतानी मुस्कान आ जाती है। दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना टशन दिखा रहे थे और फिर दोनों एक साथ अपनी अपनी कार से बाहर निकलते हैं। विजय और प्रेम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को घूर रहे थे। प्रेम, तुम जो कर रहे हो उसे करना बंद करो, वरना प्रेम सिंघानिया से टकराने का खामियां तुम्हें भुगतना पड़ेगा। विजय अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लाकर बोलता है, अकेले रेस में दौड़ने का क्या फायदा जब कोई कंपटीशन ना हो। विजय की बात सुनकर प्रेम के चेहरे पर भी एक शातिर मुस्कान आ जाती है। पहली बार कोई मुकाबले में बराबरी का मिला है, अब मजा आएगा, क्योंकि प्रेम सिंघानिया ने कभी हारना नहीं सीखा। विजय कुछ बोलता उससे पहले ही मन्नत की आवाज आती है, आप दोनों इतनी देर से बाहर क्यों खड़े हैं? मैं कब से आप दोनों का अंदर आने का वेट कर रही थी। प्रेम और विजय दोनों ही अंदर आते हैं तो मन्नत प्रेम का कोट और उसका लैपटॉप का बैग ले लेती है। विजय अपना लैपटॉप का बैग और कोट सोफे पर रखने ही वाला होता है कि तभी नैना हाथ बढ़ाकर विजय के हाथ से लैपटॉप का बैग और उसका कोट ले लेती है। विजय सामने देखा है तो नैना उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट विजय को खतरे की घंटी लग रही थी। तभी मन्नत विजय को बोलती है, विजय तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ और खाना खा लो, उसके बाद मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मन्नत की बात सुनकर विजय आंखें छोटी करके नैना को देखता है, जो उसके लैपटॉप और उसके कोट को अपने सीने से लगाकर मुस्कुरा रही थी। फिलहाल विजय नैना को कुछ नहीं कहता, बस गुस्से में घूरते हुए कमरे में चला जाता है और नैना को विजय की ऐसी हालत देखकर अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। थोड़ी देर बाद चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और डिनर कर रहे थे। मन्नत प्रेम के पास बैठी हुई थी और नैना विजय के बराबर वाली चेयर पर बैठी थी। खाना खाने के बाद विजय पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, उससे पहले ही नैना विजय के हाथ में पानी का गिलास दे देती है। नैना विजय का सारा काम मुस्कुरा कर रही थी और ये बात विजय को हजम नहीं हो रही थी। दिन के बाद सभी लोग हाल में बैठे हुए थे। मन्नत और नैना एक साथ बैठे थे। प्रेम और विजय दोनों अलग अलग सोफे पर आमने सामने बैठे हुए थे। नैना सर झुकाकर ऐसे बैठी थी जैसे उस मासूम कोई हो ही ना। मन्नत सोफे से कुशन उठाकर विजय की तरफ फेंक कर मरती है, मन्नत तुम मेरे पतिदेव को मारोगे? हाँ,
तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाथ लगा कर दिखाओ तुम जरा। विजय कुशन को पकड़ते हुए बोलता है। मन्नत मेरी बात सुनो, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो या जैसा नैना ने तुम्हें बताया है। नैना भी मुझसे प्यार करती है, अभी नाराज है इसीलिए बस ऐसा बोल रही है। मन्नत, क्या अंकल और आंटी को पता है तुम्हारी इस शादी के कांड के बारे में? विजय, हाँ, और अगले हफ्ते माँ और पापा दोनों ही आ रहे हैं। विजय की बात सुनकर नैना के तो तोते ही उड़ जाते हैं। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।